यहाँ पे वही क्वेश्चन व्हाट इज़ पोटेंशियल फंक्शन मेथड ऑफ एमोर्टाइज एंड ये पुश पॉप मल्टी पॉप ये भी यहाँ पे जो है वो पूछा गया था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछा है, तो ये अच्छे से करके जाना, इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में से आपको एंड सेमेस्टर में कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही में गाइज मैं आपको जो स्ट्रेटजीज है वो भी शेयर करूंगा, जिससे आपके पास होने के जो चांसेस है वो भी जो है वो बढ़ जाएंगे एंड आपको प्लेसमेंट में भी ज़्यादा जो दिक्कत है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइज देखते हैं कि डा की कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए एंड कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अभी तक डा के कुल मिला के 4 एंड सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं। पहला तो नॉर्मल 2022 में नवंबर दिसंबर में हुआ था, जो कि मैंने भी दिया था एंड इजीली पास कर लिया था। फिर मई एंड जून में बैकलॉग का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी एक पेपर अवेलेबल है। फिर 2023 में नॉर्मल पेपर हुआ था 7th सेम का, वो भी यहाँ पे मेरे पास है। एंड जो भी लेटेस्ट बैकलॉग एग्जामिनेशन हुई थी 2024 में, उसका भी पेपर हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एंड समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सेट होते हैं डा में से। अब ये पेपर्स अगर आपको चाहिए होगे तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे आप फ्री में जो है वो इन्हें डाउनलोड कर पाओगे। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए एंड कौन से पेपर्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो डा की अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये पता होगा कि जो भी आपके 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे उनमें से सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है वो डा ही जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है एंड यही थोड़ा बहुत आपको जो है वो चैलेंज करेगा एंड यहाँ पे ही बैकलॉग लगने के जो चांसेस है वो रहेंगे। तो सबसे पहले तो अपने इन सेमेस्टर के मार्क्स जो है वो पता कर लेना, अगर आपके कॉलेज ने अभी तक आपको जो है वो बताया नहीं है तो। अगर 12 के ऊपर है तो और आपका जो टेंशन है वो कम रहेगा, अगर 12 के नीचे मार्क्स है तो और अच्छा प्रिपरेशन आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो मार्क्स पता नहीं है तो कॉलेज का जो भी टीचर होगा जो डा तुम्हें पढ़ाता है उसके पास मार्क्स रहते हैं, उसको जाके पूछ लो। गाली खाओगे चलेगा बट मार्क्स पूछ के रहना, बिकॉज कम हो गए तो आपको पता रहना चाहिए कि कितने कम है, कितना एक्स्ट्रा आपको जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन करते टाइम कभी भी मतलब ये मत देखना कि थर्ड से ही चालू करना है। हमेशा ध्यान रखना कि कौन से इजी यूनिट्स है उसके ऊपर जो है वो फोकस करना, बिकॉज सभी को पता है एक यूनिट का वेटेज मैक्स 17 रहेगा या फिर 18 मार्क्स का रहेगा। एंड डा में अगर आप यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में फंस गए तो मैक्सिमम चांस रहेंगे कि जो इजी यूनिट है वहाँ तक जाते जाते आपके पास जो टाइम है वो नहीं बचेगा या फिर उतना आपकी इच्छा नहीं रहेगी पढ़ने की, बिकॉज जो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है ये काफ़ी वास्ट है एंड बहुत ही दिमाग खाते हैं ये यूनिट्स। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको डा का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है एंड ईजीली पास होना है तो अपना जो प्रिपरेशन है वो यूनिट नंबर 5 या फिर यूनिट नंबर 6 से जो है वो स्टार्ट करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे आपका डा का जो सब्जेक्ट है वो इजीली निकल जाएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अब यूनिट 5 एंड यूनिट 6 दो यूनिट ऐसे हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम थेरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड यहाँ से गाइस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनके रिपीट होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी आप प्रिपेयर करोगे वो आपको मैक्सिमम चांसेस रहेगी कि पेपर में जो है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप जो है वो अपना प्रिपरेशन यूनिट 5 से स्टार्ट करोगे। अगर यूनिट 6 से करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ एंड फिर क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम जो है वो बढ़ेंगे। अब देखो जो यूनिट 5 है ये है एमोर्टाइज्ड एनालिसिस। अब सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझ लेना कि एमोर्टाइज एनालिसिस जो है वो क्या होता है, बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एमोर्टाइज एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इसके 3 टाइप होते हैं एनालिसिस के, एक होता है एग्रीगेट एनालिसिस, नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग मेथड एंड फिर होता है पोटेंशियल फंक्शन मेथड, मतलब टाइप्स ऑफ मेथड। जैसा भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये पहला जो लाइन है ये पूरा अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ लेना। एंड जब भी आप पढ़ाई करोगे बुक से अगर आप करते हो तो बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट रहता है, तो हमेशा सिलेबस देख के ही पढ़ाई करना, तो आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो इसके ऊपर गाइज इन ये जो पहली लाइन है इसमें से आपको 100% कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गाइज फिर यहाँ पे एमोर्टाइज्ड एनालिसिस, बाइनरी काउंटर, स्टैक्स, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, इंट्रोडक्शन टू ट्रेसेबल एंड नॉन ट्रेसेबल प्रॉब्लम्स, इंट्रोडक्शन टू रैंडम एंड अप्रॉक्सीमेट एल्गोरिदम्स एंड फिर उसके बाद एम्बेडेड एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो इनमें से कई सारी जो चीज़ है वो ऊपर से जो है वो अच्छे से जो है वो पढ़ लेना, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहेगी कि फर्स्ट लाइन में से आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए। फिर उसके बाद रैंडमाइज या फिर अप्रॉक्सीमेट एल्गोरिदम्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर एम्बेडेड एल्गोरिदम्स के ऊपर आपको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले। फिर कभी कभी टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है।
एम्बेडेड सिस्टम में शेड्यूलिंग पावर ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम फॉर एम्बेडेड एल्गोरिदम। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम फॉर एम्बेडेड सिस्टम ये कैसा वर्क करता है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। मेरी सलाह अगर मानोगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 5वां यूनिट जो है वो स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग तक पूरा रट्टा मार लो, या फिर जितना हो सकता है उतना पूरा प्रिपेयर कर लो, बिकॉज यहाँ पे जितना दिया हुआ है उसमें से ही जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, एंड कोई भी न्यूमेरिकल या फिर ऐसी चीज़ें आने के जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। तो ट्राई करना पूरा पढ़ लो। अगर पूरा पढ़ना नहीं हो रहा है तो पहली वाली लाइन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एमोर्टाइज, एग्रीगेट, अकाउंटिंग एंड पोटेंशियल, एंड उसके बाद जो एम्बेडेड एल्गोरिदम्स है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। आपको 2 क्वेश्चंस तो जो है वो मिल ही जाएंगे पेपर में। अब देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो 2022 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो देखो, जब भी तुम्हारे पास पेपर आएगा ना डा का, तो तुम अगर प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो ऊपर का पेपर जो है वो कभी मत पढ़ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ो फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करो, आंसर लिखना शुरू करो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में दिख जाता है कि यार ये तो मुझे आता नहीं है, तो फिर जो एंड वाले आंसर्स है वो भी हम जो है वो भूल जाते हैं। तो जब आप डा का पेपर दोगे मैं आपको यही बोलूँगा कि पेपर की स्टार्टिंग भी जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 से जो है वो कर सकते हो, एंड फिर उसके बाद 7, 8 जो है वो सॉल्व करना है, एंड फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, फोर्थ के लिए जो है वो जा सकते हो। ये जो है वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी, एंड इससे आपको जो आता है वो आप अच्छी तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर पाओगे पेपर में। तो ये भी जो है वो याद रखना। अब देखो 2022 का जो पेपर है वो काफ़ी इजी जो है वो आया था। अब इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में क्या पूछा गया है। सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी राइट द शॉर्ट नोट आता है तो समझ लेना यहाँ पे अपने को पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रह सकते हैं, या फिर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 या 7 मार्क्स तो यहाँ पे आपको आराम से मिल सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? एग्रीगेट एनालिसिस पूछा है, अकाउंटिंग मेथड है, पोटेंशियल फंक्शन मेथड है, एंड ट्रेसेबल एंड नॉन ट्रेसेबल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पहली लाइन में से आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे ट्रेड ऑफ वाला, ठीक है, आप देख सकते हो, ट्रेसेबल प्रॉब्लम, सॉरी, ठीक है। तो इनमें से आपको अगर ये पढ़ा भी नहीं होगा तब भी अगर ये 3 भी आप लिखोगे तो यहाँ पे 6-7 मार्क्स तो आराम से आप जो है वो निकाल पाते, ठीक है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन विथ सुटेबल एग्जाम्पल ऑन ईच, रैंडमाइज एल्गोरिदम एंड अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम। तो ये भी सिंपल सा ही जो क्वेश्चन है वो था। अगर जिसने भी यहाँ पे पढ़ा होगा अप्रोक्सीमेशन या फिर रैंडमाइज, तो दोनों में से एक भी पढ़ा होगा तब भी आधे मार्क्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो ट्राई करना पूरा पढ़ना, बिकॉज डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आता है। थोड़ा थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्स्ट्रा आप जो है वो लिख पाओगे। यही न्यूमेरिकल वगैरह होता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखो 18 मार्क्स का पूछा गया था, यहाँ पे ईजिली 15 मार्क्स के आसपास जो है वो स्कोर होता है जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी। जिसने अच्छे से नहीं भी की होगी तब भी 10 के आसपास जो स्कोर है वो हो जाता है, जो कि एक अच्छा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके और में क्या पूछा गया था, चलिए ये भी देखते हैं। अब इसके और में डायरेक्टली पूछा गया है व्हाट इज पोटेंशियल फंक्शन मेथड ऑफ एमोर्टाइज एनालिसिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप जो है वो बना पाते। तो पोटेंशियल ये जो पहली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टू इलस्ट्रेट पोटेंशियल मेथड फाइंड एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ पुश पॉप एंड मल्टी पॉप स्टैक ऑपरेशन। तो इसमें थोड़ा एड ऑन जो है वो यहाँ पे किया गया था। इसके अलावा जब आप पोटेंशियल का आंसर लिखोगे तो पहले ये लिखना कि एमोर्टाइज एनालिसिस क्या होता है, फिर पोटेंशियल, एंड फिर यहाँ पे जो इलस्ट्रेट बोला है ये लिखोगे तो ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला था कि एम्बेडेड पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, वही आप देख सकते हो एम्बेडेड पे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। तो सीधा क्वेश्चन आता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेम उसी के टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, एंड स्कोर करना बहुत ईजी है। वही 23 का पेपर हम उठा के अगर देख लेते तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में सीधा क्वेश्चन है व्हाट इज एमोर्टाइज एनालिसिस, एक्सप्लेन एग्रीगेट एंड पोटेंशियल फंक्शन मेथड्स यूज्ड फॉर एमोर्टाइज एनालिसिस। तो ये भी सिंपल है भाई, एग्रीगेट एंड पोटेंशियल फंक्शन मेथड कौन से है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के जो लाइन बोला वही है, तो वही लिखना है यहाँ पे भी, ठीक है। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन व्हाट इज पोटेंशियल फंक्शन मेथड ऑफ एमोर्टाइज, एंड ये पुश पॉप मल्टी पॉप ये भी यहाँ पे जो है वो पूछा गया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछा है। तो ये अच्छे से करके जाना, इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। फिर यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट, जहाँ पे भी शॉर्ट नोट है समझना यार यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस पेपर में, एंड यहाँ पे आ सकते हैं इस यूनिट में। तो देखो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सी जो चीज़ है वो आपको मिलेगी जो कि हमें 22 के पेपर में जो है वो देखने को मिली थी। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रिपीट होने के, तो ये यूनिट करना वर्थ इट है, एंड यहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकता है। 23 का वही नवंबर दिसंबर का पेपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन 5
में पूछा है व्हाट इज़ एमोर्टाइज एनालिसिस, सिंपल सा है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है यार कि इसका आंसर क्या लिखना चाहिए, तो देखो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2022 में पेपर जब दे रहा था, तो हम चैट जीपीटी यूज़ करना तब एकदम स्टार्ट कर रहे थे, अभी तो सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यार कुछ मत करो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो जो भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एमोर्टाइज एनालिसिस, गिव सुटेबल एग्जाम्पल, एंटर कर दो। तुम्हें पूरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो है वो डिटेल में जो है वो मिल जाएगा। अगर और अच्छे से चाहिए तो वहाँ पे लिख लो कि 8 मार्क्स के लिए चाहिए, 7 मार्क्स के लिए चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, इजी लैंग्वेज में चाहिए, पूरा आंसर यहाँ पे आपको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको ये समझना है कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो चैट जीपीटी को बोल दो कि इसमें से हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना है, ताकि इंपॉर्टेंट याद रहे एंड पेपर के टाइम आप फेंका फाकी करते वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर लो, तो आपको वहाँ पे भी जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी का यूज़ करना जो है वो शुरू कर देना, अगर नहीं किया होगा तो अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो इससे आपको और प्रिसाइज आंसर्स जो है वो मिल सकते हैं, बस एक बार डबल चेक जो है वो कर लेना। यहाँ पे भी आपको सेम वही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे भी रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये पुश पॉप मल्टी पॉप का अगर आपके पास आंसर नहीं है, तो जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसके पास जाके जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो, बिकॉज मतलब फाइनल ईयर में तो कोई जाता ही नहीं है कॉलेज में। ठीक है, तुम कौन पढ़ाता है ये भी नहीं पता होगा, तो एक बार चले जाना, पूछ लेना कौन पढ़ा रहा है, उसको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखवा लेना उससे। ठीक है, तो यही काम होगा, एक पढ़ाया तो कुछ नहीं होगा, तो ये कर लेना, तो इससे आपको मतलब अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम है, व्हाट आर स्पेशल नीड्स ऑफ एम्बेडेड एल्गोरिदम, मतलब एम्बेडेड के बारे में ही जो है वो पूछा है। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर एम्बेडेड। ठीक है, तो एम्बेडेड जब पढ़ोगे तो ये याद रखना कि कौन सा बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है उसके लिए। बाकी यहाँ पे भी रैंडमाइज्ड वाला एंड अप्रोक्सीमेशन वाला जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम ही पेपर है, बस थोड़ा ही जो चेंज है वो यहाँ पे कर सकते हैं एंड यहाँ पे ज़्यादा चांसेस भी नहीं है चेंज करने के लिए, तो इसलिए ये यूनिट से स्टार्ट करोगे तो मार्क्स मिलना ज़्यादा ईजी रहेगा। वही अभी जो लेटेस्ट 2024 का पेपर हुआ था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम है, वाटर रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम, एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्राइमरी रीजन ऑफ यूजिंग रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम। ठीक है, तो यार अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें ये तो पता रहेगा ही रहेगा, अगर नहीं भी है तो जान लो थोड़ा। नेक्स्ट है वाटर अप्रोक्सीमेशन, सेम जैसे यहाँ पे एक दोनों को एक में मिला दिया था, रैंडमाइज एंड अप्रोक्सीमेट, इनको दोनों को जो है वो सेपरेट कर दिया है। फिर यहाँ पे सेम है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एमोर्टाइज्ड एनालिसिस, बस ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा जो है वो डिफरेंट आया था। बाकी इतने 4 पेपर अभी तक हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम टाइम सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट ही हुए हैं एंड कोई भी ऐसा पेपर नहीं आया जिसमें एक पूरे क्वेश्चन में आपको ईजी क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिले होंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, अगर ये पूरा क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कर लोगे, तब भी तुम्हारा जो यूनिट है ये वाला 5 वाला ये आराम से हो जाएगा एंड आपको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे 10 से 15 मार्क्स के बीच में जो है वो तुम्हें मिले। ठीक है, तो ये हो गया अपना यूनिट 5। अब बढ़ते यूनिट 6 की ओर, जो कि मल्टी थ्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम के ऊपर। अब ये जो है वो थोड़ा समझने में आपको जो है वो डिफ़िकल्ट जो है वो हो सकता है, बट यहाँ पे एक ही स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आपको मेनली 3 चीज़ें मिलेगी। पहला है मल्टी थ्रेड एल्गोरिदम्स, फिर है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग मल्टी थ्रेड एल्गोरिदम एंड फिर है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स। तो ऐसे 3 सेक्शंस इस यूनिट में बनते हैं एंड मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि इन तीनों सेक्शन में से एक क्वेश्चन जो है वो उठा के पेपर में जो है वो डाल दिया जाएगा। तो इसमें भी आप यही सोचो, यही मेंटालिटी रखो कि मेरा 5वां यूनिट हो चुका है अच्छे से, वहाँ पे मैं 10 के आसपास मिनिमम मार्क्स लूँगा, मैक्स 15 मार्क्स जो है वो ले सकता हूँ एंड 6 यूनिट से भी मुझे पूरा अच्छे से जो है वो चार्ट के जाना है, ताकि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मैं जो है वो कवर कर पाऊँ। बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं एंड यहाँ पे भी आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो रैबिन-कार्फ एल्गोरिदम है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं हर साल। फिर इसके बाद ब्रेथ सर्च के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, बट जो स्पैनिंग ट्री है इसके ऊपर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे जो अभी मैं पेपर दिखाऊंगा उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टी थ्रेड के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर तुम्हारा मतलब लक ख़राब रहा तो मे भी आ सकता है। फिर इंट्रोडक्शन ये वाला भी आता है, मल्टी थ्रेड एल्गोरिदम इंट्रोडक्शन, परफॉर्मेंस मेजर, एनालाइज, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें से ये वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये ऊपर की पूरी जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सेट होते हैं। अब ये आता है 7th and 8th क्वेश्चन में, यूनिट नंबर 6। आप देख सकते हो यहाँ पे भी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। मल्टी थ्रेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट नोट लिखना है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है एंड टाइम मैनेज करना सीखना। अभी तक अगर नहीं सीखे होगे तो फिर क्या ही बोले, बिकॉज बाद में जो यूनिट 1 and 2 है ना, वहाँ मतलब 3 and 4 वहाँ पे हमें इसका उसका देख के लिखने की भी जो मतलब
नीड है वो पढ़ सकती है, ठीक है, तो इसलिए टाइम बचा के रखना है यहाँ पे। मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रेथ सर्च है एंड द रैबिन-कार्फ एल्गोरिदम है, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई है, इसलिए मैंने बोला कि पूरा ही यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि पूछी ही जाएगी, बट सारा पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्टेड टू मल्टी थ्रेड एल्गोरिदम एक्सप्लेन एनालाइजिंग मल्टी थ्रेड एल्गोरिदम पैरेलल लूप्स, मतलब जो पहली लाइन है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो आया है, ठीक है। तो पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ से कुछ मिल जाता। पहली लाइन अगर पूरी अच्छे से करोगे तो ये वाला जो है वो पूरा चार्ट लेना एंड फिर यहाँ से नीचे से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ है वो पढ़ लेना, तो यहाँ पे भी आप आराम से जो है स्कोर कर पाओगे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। राइट एंड एक्सप्लेन सूडो कोड फॉर मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, हाउ पैरेलल मर्जिंग गिव्स अ सिग्निफिकेंट पैरेललिज्म एडवांटेज ओवर मर्ज सॉर्ट। जो नॉर्मल मर्ज सॉर्ट है उससे ये मल्टी थ्रेड से क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूछना है, बताना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे, चैट जीपीटी पे कॉपी कर लो क्वेश्चन, पूरा आंसर आपको डिटेल में मिल जाएगा, उसको और सिंपल लैंग्वेज में निकालो, समझ लो एंड समझने के बाद तुम आराम से जो है वो लिख पाओगे, ठीक है, बिकॉज ये थोड़े थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस है। फिर यहाँ पे फिर से राइट ए सूडो कोड फॉर नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम एंड रैबिन-कार्फ, तो ये मैंने बोला था इसके ऊपर आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे भी वही जो क्वेश्चन है वो पूछा है। वही 2023 का पेपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सिमिलर से ही जो है वो पूछे गए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट जो है वो क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, रैबिन-कार्फ यहाँ पे भी जो है वो पूछा गया था। सेम यहाँ पे भी जो शॉर्ट नोट्स है वो पूछे गए थे, तो ऑलमोस्ट जो बैकलॉग का पेपर है वो सेम सही जो है वो आया था, तो यहाँ पे सेम चीज़ है। 23 का जो नॉर्मल पेपर हुआ था नवंबर दिसंबर का, यहाँ पे कुछ जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा पूछी गई है जो कि थोड़ी डिफरेंट थी, बट यहाँ पे भी जो ऑप्शन में था क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो इजी था। डिस्ट्रीब्यूटेड मिनिमम स्पैनिंग, रैबिन-कार्फ यहाँ पे भी पूछा गया है एंड यहाँ पे मल्टी थ्रेड एल्गोरिदम एक्सप्लेन एनालाइजिंग मल्टी थ्रेडिंग एल्गोरिदम पैरेलल, वो ऊपर वाली जो लाइन है ना वो उसमें से ही पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये थोड़ा जो है वो डिफरेंट आया था, जैसे यहाँ पे ये तो जो है वो सेम सही था ऑलमोस्ट, बट ये जो बी वाला है ये थोड़ा डिफरेंट आया था। अगर आपको समझ में आया होगा रैबिन-कार्फ तो आप इजीली निकाल पाते इसको भी, बट इसके ऑप्शन में इजी वाला जो है वो अवेलेबल था, तो यहाँ पे भी मार्क्स आपके जो है वो नहीं जाते। वही जून का देखते, मई एंड जून 2024 का बैकलॉग का पेपर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये इजी था, रैबिन-कार्फ यहाँ पे पूछा गया था। एंड मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम ब्रीफली डिस्कस हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल मर्ज सॉर्ट है उससे क्या डिफरेंट है मल्टी थ्रेड में। अगर आपको मल्टी थ्रेड पता है, नॉर्मल पता है, तो आप ये डिफरेंस जो है वो ईजिली बता सकते हो, कोई भी बता सकता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट देख के लग रहा है, बट अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इजीली जो है वो इसे भी जो है वो कर पाते। अब देखो मैंने पूरे पेपर्स दिखा दिए, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इजी पूछी जाती है एंड रिपीटेटिव जो है वो चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए यूनिट नंबर 6 एंड 5 अगर अच्छे से करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम आपको जो है वो 20 मार्क्स तो जो है वो आराम से मिल सकते हैं। 35 मार्क्स का ये जो है वो पूछा जाएगा यूनिट 5 एंड 6 में से, इसमें से ट्राई करो 25 या फिर उससे अब जो है वो स्कोर करो, आराम से तुम जो है वो पास हो जाओगे। एंड अगर हो जाता है ये तो फिर तुम आगे जो है वो यूनिट 3 एंड 4 में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, उससे आपका स्कोर भी बढ़िया होगा एंड पॉइंटर भी बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो ये था यूनिट 5 एंड 6 का। अब ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको मेरे ऐप पे मिल जाएंगे, नॉलेज सीकर्स नाम का ऐप है, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके फ्री मटेरियल्स में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री में सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, डाउनलोड करके जो है वो पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 एंड 4 के ऊपर, देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए ताकि टाइम वेस्ट भी ना हो एंड वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछने के चांसेस भी ज़्यादा रहे। अब देखो फाइनल ईयर में आपका प्रोजेक्ट भी रहेगा तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, उसमें भी 4 बंदों में से 2 ही लड़के जो भी है वो काम करेंगे, तो 2 लोगों का एक्स्ट्रा काम पड़ना है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है फाइनल ईयर में, ठीक है। तो इनके बीच में जो है वो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना। अगर तुम पासिंग का ढूंढ रहे हो 5 एंड 6 कर लेना, उसके बाद इनमें से कुछ सिलेक्टिव चीज़ें जो है वो करना। अगर तुम टॉपर हो तो फिर तुम पूरा पढ़ो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सही चाहिए तो फिर कुछ चीज़ें ही पढ़ना। जैसे इसमें जब मैंने देखा मैक्सिमम जॉब शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, ग्रीडी अप्रोच से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ग्रीडी स्ट्रैटेजी के बारे में। एंड फिर उसके बाद फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, डायनामिक अप्रोच, ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। स्टेप्स फॉर ग्रीडी अप्रोच, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो सिलेक्टिव चीज़ें करना, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जितनी रिपीटिव चीज़ें है वो ज़्यादा पढ़ के जाना, इनमें से पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे एंड हर बार जो है वो स्टूडेंट्स इन 2 यूनिट्स को गाली देते हैं, तो ज़्यादा मत करो, ज़्यादा करोगे तो वैसे भी लगने वाले हैं। यूनिट 5 एंड 6 को फोकस करना, बाकी 3 एंड 4 का आजू बाजू का देख के भी तुम जो है वो लिख सकते हो। यूनिट 6 में
जाने से पहले मैं आपको यूनिट 3 का भी पेपर दिखा देता हूँ। अब देखिए यूनिट 3 का जो पेपर आया था ये आया था, इसमें बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हुआ था। जिसको पूरा आ रहा था भाई पेपर, उसका एक मिस्टेक होने की वजह से 10 मार्क का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग भी हो गया है, उसका आधा घंटा भी चला गया। तो यहाँ पे आया सॉल्व द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग 6 मैट्रिक्स प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। देखो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन लगेगा ईजी तो है यार, क्या है, जब पेपर के टाइम पर अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर एक्सप्लेन ग्रीडी स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन टाइम एनालिसिस, मतलब इसमें भी ये वाला फर्स्ट लाइन वाला जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा है। तो फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है इस वाले यूनिट में भी, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये ईजी होते हैं बट यहाँ पे अगर मिस्टेक होती है ना तो फिर प्रॉब्लम जो है वो शुरू होता है। यहाँ पे भी एक्सप्लेन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो ये ग्रीडी एंड डायनेमिक जो है वो पढ़ के जाना। बाकी ये अगर आपको आता है तो सॉल्व कर सकते हो, बाकी नहीं तो फिर टाइम वेस्ट मत करना। फिर अगर 23 का पेपर देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का आपको जो है वो देखने को मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का यूज़ करके आपको जो है वो आंसर निकालना है कि कैपेसिटी ऑफ नैपसैक दिया है। तो ये ईजी सा ही रहता है जब मैंने पढ़ा था, बट करते टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जॉब शेड्यूलिंग पे यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रीडी अप्रोच, देखो ये रिपीट हो रहा है ज़्यादा, ग्रीडी अप्रोच एंड जॉब शेड्यूलिंग ज़्यादातर रिपीट होगा इस यूनिट में। नवंबर दिसंबर का पेपर देखते हैं 23 का, तो यहाँ पे भी आई थिंक ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अगर रिपीट हो रहा है तो इसकी जो भी है सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर निकाल के रख देना, याद कर लेना, अगर आता है तो लिख लेना। बाकी यहाँ पे भी जॉब शेड्यूलिंग के बारे में जो है वो पूछा गया है, यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, तो रिपीट होने के चांसेस यहाँ पे भी है। जो पेपर है उनके सारे क्वेश्चंस करके जाओ, अगर पूरा यूनिट नहीं पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए जो है वो इफेक्टिव स्टडी आपकी जो है वो हो सकती है यूनिट 3 की। यूनिट 3 में यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्रीडी मेथड के आसपास का क्वेश्चन है। एंड फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में राइट अ कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कमेंट ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दो भाई, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, मेनली जॉब शेड्यूलिंग, ग्रीडी अप्रोच, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब इतना सब पढ़ के अगर आपके यूनिट में OBST ये सब जो है वो चेन मैट्रिक्स पूछा गया, इतना पूरी मेहनत की एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा टाइम मत डालना, ऊपर वाली लाइन पढ़ लेना, जॉब शेड्यूलिंग अच्छे से पढ़ लेना। 3 में से 2 भी आंसर निकाल लेते हो तो 5-6 मार्क्स भी मिलते हैं तो भी सही रहेगा, आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट है बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच बाउंड, तो इसमें पहले तो ये जान लेना बैक ट्रैकिंग क्या होता है एंड ब्रांच बाउंड क्या होता है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं। इसमें आपको एक कंपेयर टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ब्रांच एंड बाउंड मेथड के आसपास का जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें भी जो ऊपर वाली लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, बट इसमें 8 क्वीन ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम ये कभी पूछे जाते हैं, कभी पूछे नहीं जाते हैं, टाइम वेस्ट इसमें आपका जो है वो हो सकता है। बट ब्रांच एंड बाउंड जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज इसमें हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन 322 का पहले ही है, एक्सप्लेन द ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। पहले तो ब्रांच एंड बाउंड के बारे में पूछा गया है, तो ठीक है, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे कूद मत जाते जाओ, पहले उसकी थ्योरी लिख लेना है, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो देखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल बैक ट्रैकिंग, ठीक है, तो मैंने पहले बोला था बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, इसके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादातर रहने के चांसेस रहेंगे। बट क्वेश्चन का पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो सकता है एंड बहुत सारे तरीके इसमें जो है वो आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। व्हाट इज़ ब्रांच बाउंड मेथड, राइट कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन फॉर लीस्ट कॉस्ट सर्च, ये सब कुछ यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन 3 एंड 4 आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड पहली लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे कंपेयर बिटवीन, ये बोला था कंपेयर से रिलेटेड कुछ आ सकता है, कंपेयर बिटवीन ग्रीडी मेथड एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो एक ऊपर से पढ़ लेना, बाकी यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स दिया है उसके बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा, तो पैरामीटर्स में ही जनरली चेंज होगा, क्वेश्चन जो है वो सेम रह सकता है। फिर यहाँ पे एक सवाल वाला एंड व्हाट इज़ ब्रांच बाउंड वाला, तो ये भी देखो रिपीट होने के मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं। यूनिट 3 यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ अलग सा ब्रांच बाउंड स्ट्रेटजी ये पूछा गया है। एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल बैक ट्रैकिंग, ये वाला क्वेश्चन भी देखो रिपीट हो रहा है, तो जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं उनका अच्छे से आंसर निकाल लो, चैट जीपीटी करो या फिर जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उससे ले लो आंसर एंड वही क्वेश्चन करो, वहाँ पे ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट मत करो। तो देखो गाइस, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो सपोज अज्यूम करो कि तुमने यूनिट 5 एंड 6 जो है वो अच्छे से पढ़ लिया, वहाँ से अगर मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 20 मार्क्स अगर तुमने स्कोर कर लिया, अपना जो पासिंग है वो है 28 मार्क्स, अगर आपने इन सेम में 12 मार्क्स या फिर उसके ऊपर जो है वो स्कोर किया होगा, यहाँ पे 20 मार्क्स अगर मिल गए तो जो बचे हुए 3-4 यूनिट के क्वेश्चंस होंगे उसका जो वेटेज है वो 35 मार्क रहेगा। अगर आपको दिमाग है तो
35 में से 8 मार्क का तुम जो है वो लिख लोगे थोड़ा थोड़ा करके, ये मैं आपको जो है वो कंफर्म बताता हूँ। यहाँ पे आपको बस 20 या फिर उसके ऊपर जो है वो सिक्योर करना है यूनिट 5 एंड 6 को मिला के। ये 8 मार्क आपको आजू बाजू को देख के इधर उधर से आपको जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप ऊपर से भी यूनिट 3 एंड 4 जो है वो पढ़ लेते हो तो भी आप 8 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि बहुत टेंशन लेना है, 3 एंड 4 नहीं हुआ है एंड 5वां एंड 6वां भी थोड़ा थोड़ा ही हुआ है तो मैं पास होगा या नहीं, तो ऐसे स्ट्रैटेजी से जाओगे तो बिल्कुल फेल होने के चांसेस रहेंगे। 5वां 6वां अच्छे से करो, 3रा 4था को इतना भाव मत दो, ऊपर से पढ़ लो, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप जो है वो पास हो जाओ। एंड थोड़े आजू बाजू जो भी आपके बैठते हैं एग्जामिनेशन में उनको अच्छा दोस्त बना लो, तो आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। चीटिंग में जो है वो मत फंसना, बिकॉज ये थोड़ा प्लेसमेंट वाला सीन होता है। एंड यहाँ पे अगर तुम्हारा बैकलॉग लग गया है ना तो होगा क्या कि तुम्हें प्रॉब्लम तो इतना नहीं होगा, बस प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी कंपनी उस टाइम आएगी उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हर एक कंपनी का यही क्राइटेरिया होता है, स्टूडेंट विथ करंट बैकलॉग इज़ नॉट एलिजिबल फॉर आवर कंपनी। भले ही तुमने सेकंड ईयर 3rd ईयर में कितने भी झंडे उखाड़े होंगे, अगर तुम्हारे फाइनल ईयर के 7 सेम में बैकलॉग लगता है तो वहाँ पे यही है कि जिनका करंट बैकलॉग है, मतलब जिस टाइम तुम प्लेसमेंट में बैठ रहे हो उस टाइम अगर तुम्हारा कोई भी बैकलॉग है तो तुम बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारा सेकंड ईयर में था, 3rd ईयर में तुमने निकाल लिया एंड अभी प्लेसमेंट में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव बैकलॉग आपका जो है वो नहीं रहना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, जो बोला है वैसे भी करोगे तो आराम से पास हो जाओगे एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी सारे पेपर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में मुझे जो है वो बता देना। एंड इसके अलावा क्या मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।